जरा सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं। पंडित जी, सबके दिमाग में एक यही सवाल है कि ये आखिरकार 122 साल के बाद एक संयोग बना है, इसको दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? अर्पिता जी, ग्रहण हमेशा ही एक खगोलीय घटना के रूप में और शास्त्रीय सिद्धांत, देखिए ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जितना भी गणित भाग है वह सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। सिद्धांत ज्योतिष में आप चाहे ग्रह लाघव की बात करें, चाहे सूर्य सिद्धांत की बात करें, आप किसी भी सिद्धांत ज्योतिष को उठाकर देखिए, ग्रहण पड़ते किस प्रकार से हैं। ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में बटा हुआ है, 360 अंश हैं, और ये 360 अंश को पार करने के लिए सूर्य को 1 वर्ष का समय लगता है, उसको चंद्रमा 1 महीने में पार करता है, एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है। अब ऐसी स्थिति में जो 12 राशियां हैं वह एक राशि 30 अंश की है। अब वहाँ राहु की गति, सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। राहु हमेशा 3 अंश 11 कला से अपनी गति करता है। राहु की गति, अब इसको देखिए, पूर्वापर, उत्तरार्ध और ऊपर से नीचे, ये इस प्रकार से 6 इसके भाग है। तो आप ये समझिए कि 2 बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु और एक दक्षिण बिंदु, या एक पूर्वापर यानी एक पूर्व बिंदु और दूसरा संपातिक बिंदु पश्चिम बिंदु। ये दोनों राहु और केतु हैं। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को बाधित करते हैं। सूर्य की हमेशा गति क्रांति वृत्त में है और सभी ग्रह अपने विमंडल में भ्रमण करते हैं, जिसको एक भगण कहते हैं। 1 वर्ष में इनका सभी का अलग अलग गतिमान होता है। अब जब वहाँ पर आकर के राहु अथवा केतु चंद्रमा अथवा सूर्य के भुजांश के 14 अंश से कम का अंतर रहता है। देखिए, हर महीने में पूर्णमासी तिथि आती है और पूर्णमासी, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा तिथि को ग्रहण नहीं पड़ता है। वह किसी महीने के जा करके किसी महीने की पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को ग्रहण पड़ता है। अब ऐसी तिथि में क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्य और चंद्रमा जो उत्तर से दक्षिण के इनके भुजांश हैं उसमें जाकर के और 4.25 अंश के अंतर में उत्तर अथवा दक्षिण में रहते हैं। इसलिए कभी सूर्य और चंद्रमा 180 अंश के अंतर में होते हुए भी पूर्णिमा की तिथि में दोनों का अंतर 180 रहता है, और अमावस्या तिथि में दोनों सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के अमांत में हो जाते हैं। तो इस वर्ष ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 अंश से कम जब भुजांश होते हैं तो ग्रहण की संभावना बनती है। 10 भुजांश से जब कम अंतर रह जाता है सूर्य, राहु और चंद्रमा में, तब निश्चित रूप से ग्रहण पड़ने की संभावना बनती है। और जब 6 अंश से भुजांश कम हो जाता है स्पष्ट में चंद्रमा और राहु में, तो वह पूर्ण ग्रहण पड़ता है। और पूर्ण ग्रहण जब पड़ता है तो आप ये समझिए कि जो सूर्य का गोल बिंब है वह 6500 है योजन, और चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्रमंडल है, वह 480 जो है योजन उसका विस्तार है। अब उतने में मात्र 4 अंश चंद्रमा के शेष बचते हैं, जिसको राहु ने पूरी तरह से ग्रसित नहीं किया है। तो ज्योतिषी दृष्टि से यह मात्र 6 अंश चंद्रमा का शेष रहता है, से सारे अंश को राहु ने ग्रसित कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा चूंकि भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कविरबे कोजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा है, सबसे अधिक प्रभावित चंद्रमा पृथ्वी में रहने वाले व्यक्तियों को करता है, और सबसे अधिक गति, तेज गति में भी चंद्रमा की गति है। अब उसको जब राहु ग्रसित कर लेगा, अपने समझ लीजिए कि अपने प्रकोप में ले लिया, तो चंद्रमा का प्रभाव जिससे जीवन चलता है, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का जीवन जहां से चलता है, वह समाप्त होने की कगार में आ जाता है। चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी है, चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, चंद्रमा जल का स्वामी है, चंद्रमा प्रकृति का स्वामी है। इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, जो अन्न है, भोजन है, वह विष के रूप में परिवर्तित होने लगता है और उसको ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेकों कारण है। दूसरी सबसे और महत्वपूर्ण कारण
ज्योतिष की दृष्टि से आपको बतलाऊं कि यह जो ग्रहण पड़ रहा है शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, अर्थात कुंभ राशि में पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि बिल्कुल ग्रहण जिस राशि पर पड़ रहा है उसके साथ ही दूसरी राशि पर शनि का गोचर चल रहा है, और बृहस्पति के अतिरिक्त एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो सहयोग के लिए या मित्रता के लिए, अधिमित्र या अधिशत्रु। तो सभी ग्रह विपरीत हो रहे हैं। सभी जितने 9 ग्रह हैं उसमें मंगल और केतु, चूंकि 7 का अंक है तो यह केतु का अंक है, और 9 अंक जो सारा टोटल मिलाकर बनता है वो मंगल का अंक है। तो इस प्रकार से वायुयान की घटनाएं, बड़े बड़े पर्वतों का टूट करके गिरना, मूसलाधार जल वृष्टि होना, प्राकृतिक प्रकोप होना, ये सभी आपको, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वह 108 दिन तक रहता है। तो इतने बीच में आपको ये सारी आपदाएं देखने को मिलेंगी और पूरा जनमानस जो है उथल पुथल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये हमने देखा है, क्योंकि अगर ज्योतिष के आधार पर ही देखें तो जिस तरह से अभी पहाड़ों में स्थिति रही है वो इसी से जोड़कर भी ज्योतिषाचार्य जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उसी का असर है जो अभी हम हालात देख रहे हैं। और हम ये मान के चलिए कि अभी 108 दिन जैसा आपने बताया, यानी अभी कुछ दिन ऐसे हालात और रह सकते हैं। मनीषा जी जरा, क्योंकि एक आसान शब्दों में ये चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया दुर्लभ संयोग कैसे बन रहा है, लेकिन ये संयोग जो है ये क्या लेकर आपके लिए आएगा? ये आपके लिए शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है? ये देश और दुनिया में अच्छे प्रभाव डालेगा, बुरे प्रभाव डालेगा, लोगों की मनस्थिति में कैसे प्रभाव डालेगा, जरा ये समझाइए। ये तीनों सवाल आपके मैं लूंगी। सबसे पहले कि ये संयोग जो बन रहा है वो मैं अगर समझती हूँ तो ये महासंयोग है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार कितने समय बाद ऐसा हो रहा है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं उनकी इकट्ठी प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग बैठने वाली है। समझने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। चंद्र यानी मून, ग्रहण जो है वो राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी हमारे इंक्लूड हो गए। ये ग्रहण जो है वो संडे के दिन पड़ रहा है, तो यानी सूर्य की एंट्री भी हो जाती है। ग्रहण जो है वो सितंबर मंथ में है। सितंबर जो है वो 9th मंथ है, और नंबर 9 जो है वो मार्च को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल भी साथ जुड़ गए। ग्रहण जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 7 सितंबर 2025 को। डेट भी 7 है, डेट का टोटल जो है वो भी 7 है, यानी केतु भी साथ जुड़ जाते हैं। ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और 25th नक्षत्र भी है। तो केतु जो है वो एक बड़ा रोल इस दौरान जो है वो अदा कर रहे हैं। ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, यानी शनिदेव भी जुड़ गए। जिस समय ये ग्रहण शुरू होगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली बनाएं तो टॉरस यानी वृषभ असेंडेंट आता है, जो कि शुक्र की राशि है। तो जब 9 के 9 प्लैनेट्स जुड़ जाते हैं, बड़ी कैबिनेट मीटिंग है, ये सारे 9 प्लैनेट्स इन स्पिरिट इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े डिसीजंस तो डेफिनेटली जो है वो लिए जाएंगे। कुछ गणनाएं जो मैंने इस वक्त के चंद्र ग्रहण के लिए की थी कि यूजुअली जब ग्रहण आते हैं ना, तो हमें हमेशा नजर आता है कि फाइनेंशियल उथल पुथल जो है वो बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं मार्केट्स में अचानक से तेजी आना या फिर अचानक से क्रैश वाली स्थितियां बनना, ये हमें अगले 3 से 4 महीने में जो चीजें हैं वो नजर आएंगी। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, पर सिल्वर के अब और तेजी से जो है वो बढ़ने शुरू होंगे। इस दौरान जो ये आपदाएं जो हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आना, पानी से जो नुकसान ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि देश भर में जो है वो नुकसान हुआ है, पर ये चीजें अभी कंटिन्यू होने के चांसेस जो हैं वो हैं। उसके साथ साथ धार्मिक स्थल के आसपास जो है वो कोई ना कोई घटनाएं हो सकती हैं। फैशन इंडस्ट्री में बहुत तेज चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं जो है वो छोटे ब्रांड्स बड़े ब्रांड्स को एक्वायर कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स इस दौरान जो है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कैश लिक्विडिटी से भी जुड़े हुए जो माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी जो है वो डिक्लेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपकी जो दूसरे सवाल था कि क्या ये शुभ है या अशुभ है, तो जब ये चंद्रमा जो है ना, वो हम ये कहें इंडिविजुअल्स की बजाय जो बड़े डिसीजंस हैं वहाँ अफेक्ट करते हैं, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जो बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं, अगर उनके ही डिसीजंस कहीं गलत हों तो ये चीज जो है वो जनमानस को जरूर अफेक्ट करेंगे। गलत नहीं कह सकती, पर कुछ कड़े डिसीजंस जो है इस दौरान हमें लेने पड़ सकते हैं, जो लोग बड़े ओहदे पर हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये क्या डर है, क्या इसे हमें डरना चाहिए, क्या ये अशुभ ही लेके आएगा? क्योंकि मैंने भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो कही, तो उसमें कहीं अच्छी बात जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। अच्छी बात जो है, मान लीजिए कोई छोटा ब्रांड कोई बड़ा ब्रांड को एक्वायर करता है, तो उसके लिए तो वो ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज है ना। अच्छी चीजें क्या हैं? आप अभी विजुअल्स में देख रही थी कि जहां मंदिर में जो जाप चल रहा था, आपको किसी के भी चेहरे पे कोई शिकन नजर आ रही थी?
ये समय है, ये अपॉर्चुनिटी है जब हमें अपने आप को कहीं न कहीं मंत्रों के साथ लीन करना चाहिए, जी। भक्ति में जो है वो लीन करना चाहिए। ग्रहण की बात कर रहे थे ना हम, तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉस्मिक इवेंट जब आता है ना, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता ज़रूर है। जैसे कि ग्रहण का मतलब है कि ग्रहण तब लगता है जब 2 के बीच कोई तीसरा आ जाए। अब ये भले चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या रिश्तों का ग्रहण हो। चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं और इस पूरे दौरान जो सबसे ज़्यादा हमें स्थिरता जो चाहिए वो मन में है। चंद्रमा जब भी हमें आसमान में नज़र आते हैं तो वो एक जैसे नज़र आते ही नहीं, घटते-बढ़ते हुए नज़र आएँगे। या जो है वो पूर्णिमा का चाँद होगा, धीरे-धीरे जो है वो अमावस्या भी आती है। तो जी। इसका मतलब है कि मन भी जिस तरीके से घटता-बढ़ता रहता है, ये समय है कि हमें अपने मन को स्थिर करना है और ये स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाला समय है। जी, एक रिएक्शन में जल्दी से स्वामी अवधेशपुरी जी से भी ले लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी बारी बारी से पहुंच लेते हैं। स्वामी जी। जी जी। आप सुन पा रही हैं क्या? जी जी स्वामी जी, मैं सुन पा रही हूँ। इस चंद्र ग्रहण को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं ये देखता हूँ कि ये घटना अपने आप में खगोलीय तो है ही, जी। लेकिन हम अगर सच्चे अर्थों में कहें तो ये बहुत बड़ी घटना है, जो कि पूरे मानव मात्र पर नहीं, जीव मात्र पर प्रभाव डालने वाली ये घटना है। अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जैसा कि आप बता ही रहे, करीब 122 वर्ष बाद ये पुनरावृत्ति इस प्रकार की हो रही है, ये संयोग बना है। तो चंद्रमा का, जैसा कि पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, कि चंद्रमा का सीधे संबंध हमारे मन से है। और हम ये सब जानते हैं, साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 70% लिक्विड है जिसको चंद्रमा रूल करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जब चंद्रमा स्वयं प्रभावित है तो वह चंद्रमा हम सभी के मन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वह मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः। तो मन का कारक होने के कारण हम सबके मन पर वो असर डालेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब ग्रहण की चर्चा की तो उसके साथ एक बहुत बड़ी एक साधना पद्धति जोड़ दी। उसका जो रहस्य है, या तो हम कहेंगे कि एक वैज्ञानिक उसका जो ठोस आधार है, वो यह है कि हम ऐसे समय पर अपने मन को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, अच्छी भावनाओं से जोड़ें, अच्छे अच्छी साधनाओं से जोड़ें। इसलिए मंत्रों की साधना की हम लोगों को सलाह दी गई। ऋषियों ने कहा कि उस समय पर जब आप किसी मंत्र की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्ध काल कहा। उसका फल लाखों गुना बढ़ जाता है, करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और दुर्लभ संयोग ये है कि हम देख पा रहे हैं कि यह ग्रहण काल पितृपक्ष के प्रारंभ में आ गया। अब हम कल्पना करें कि पितृपक्ष के प्रारंभ में चंद्र ग्रहण और जब समाप्त होगा तो सूर्य ग्रहण, ये पितृपक्ष अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं तो एक बात ये समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सब इस समय का पूरा लाभ उठाएं, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, जी। क्योंकि हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ये बहुत महत्वपूर्ण ऋण हैं, तो ऋषि ऋण। तो इन ऋणों से उऋण होने का एक बहुत सुंदर समय है। पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए हम अपने पितरों को जल अर्पित करें, यानी तर्पण करें उनका। और ग्रहण काल में भी तर्पण हो सकता है, रात्रि के समय। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं साहब रात्रि में ग्रहण है तो हम रात्रि में तर्पण कर सकते हैं क्या? तो हमारे शास्त्र हमको आदेश देते हैं कि हम रात्रि में तर्पण कर सकते हैं। रात्रि में भी अपने पितरों के नाम तर्पण करें। कोई कुछ न कर पाए तो एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़े काले तिल, तुलसी के पत्ते और जो कुशा घास आती है थोड़ा सा वह डाल करके वह अपने पितरों का तर्पण करें। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ये निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि तर्पण से हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न जी। होंगे। और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो है वह नाराज रहते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत स्वामी समय जी, है। चंद्र एक बात ग्रहण और तो कह देना रात्रि में चाहूंगा है, तो कि फिर हमारी जो उद्यापन माता बहन रात्रि में ऐसा कैसे ऐसा होगा? सोचती होंगी ना कि हम तर्पण नहीं कर सकते, उन माता बहनों को भी सविता तो तर्पण करना भगवान चाहिए। सूर्य हैं। क्योंकि हमारे ही शास्त्र कहते हैं कि सीता जी ने दशरथ जी का तर्पण किया था। भगवान राम ने विश्वास के लिए जब पूछा उनसे कि जी। आपने तर्पण किया है
तो सीता जी ने तो कहा ही, लेकिन साथ में वट वृक्ष ने गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने तर्पण किया है। और दशरथ जी प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, तर्पण किया है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत ये समय है। हाँ, थोड़ी सावधानियां में जरूर भी थोड़ा रखनी सा चाहिए विरोधाभास, और यानी वो आप कह पवित्रता रहे से हैं संबंधित है। राजकुमार शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि रात में कैसे तर्पण हो सकता है, स्वामी जी? जी। स्वामी जी, मेरी शंका ये है कि ये चंद्र ग्रहण है और पितृलोक से संबंध सूर्य का है, इसलिए सूर्य को सविता कहते हैं। ऋषि अगस्त का संबंध भी पितृलोक से बतलाया जाता है। तो चंद्र ग्रहण में आप जो तर्पण की बात कह रहे हैं वो कैसे संभव हो सकता है? क्या संभव रात्रि इसलिए में हो किया सकता है, हुआ तर्पण है पितृलोक को प्राप्त होगा, पितरों को? बिल्कुल प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कहता, ये भी हमारे ग्रंथ ही कहते हैं, आप ऐसा याद रखें। क्योंकि रात्रि के लिए ये शंका लोग करते हैं, इसलिए तो मैंने बात कही है। ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का जो तर्पण है वो स्वीकार होता है, क्योंकि काल का जो महत्व है अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसको हम प्रधान मानते हैं। ग्रहण काल है और रात्रि में ग्रहण काल आए तो रात्रि में भी वो लागू हो जाएगा वहां, और हम उसको कर सकते हैं। तो मेरा कहने का नहीं, तात्पर्य है कि क्योंकि इसमें कोई शंका की स्वामी आवश्यकता जी, है नहीं। तर्पण के लिए जो है वह दिन के 12 से 4 बजे का समय बतलाया जाता है। हाँ, कुतुब काल कहते हैं उसको, 11:30 से गुलिक 12:30 के काल में बीच में श्राद्ध आता है। करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, उसके वो उपरांत सामान्य तो दिनों के श्राद्ध लिए ही होता है। वर्जित है। जी नहीं, वो माना कि वह जो समय है वह दिन के लिए और सामान्य दिनों के लिए है, लेकिन जब हम ग्रहण काल का उपयोग करने वाले हों, उसका लाभ उठाने वाले हों, तो हमको इस समय तर्पण कर देना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा अनुपम है। कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं राजकुमार शर्मा जी के जो व्यूज से सहमत भी हूँ, लेकिन इसमें एक स्वामी जी जो कह रहे हैं कि रात को करने से भी कुछ शास्त्र कहते हैं कि मान्य होता है पितरों को। लाल किताब में एक ऐसा ये है कि जब ग्रहण होता है तो वो कद्दू लेके चांदी का नाग और नागिन बना के उसके अंदर खोद के, चंद्रमा को देख तो नहीं सकते आप, लेकिन बिना मंत्र किए उसको अपना सर्प दोष के लिए, शांति के लिए जो है वो बहाने से, वो लाल किताब कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, आई डोंट बिलीव कंप्लीटली इन व्हाट ही सेज। राजकुमार शास्त्री जो कह रहे हैं अपहरण काल, जो आफ्टरनून वाला जो समय है जब सूर्य चाहिए, हमें सूर्य के किरण भी लेकिन चाहिए। यहाँ पर और फिर ये दुविधा हो जाती है, मान लीजिए जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो दर्शक, प्रणव जी इसमें नहीं, मुस्कुरा स्वामी भी जी रहे से हैं क्योंकि हमें खगोल पूछना चाहिए शास्त्री कौन सा हैं, शास्त्र स्वाभाविक है वो मेरा- आपसे अलग मैं मत रखते interested- होंगे। नहीं, मैं लेकिन interested अनुपम जी हूं, अगर बहुत इसी अच्छा पैनल में देख discussion ले है। तो यहाँ राजकुमार जी कुछ और कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ और मैं कह रहे sources की हैं। बात कर रहा हूँ। हम तो जी। चाहेंगे स्वामी जी हमें एजुकेट करें कौन सा शास्त्र है, क्योंकि मैंने भी आज तक तो सूर्य ग्रहण का और ये तो समझा ही है, और बहुत विधि विधान तो है ही। मंत्रों का जाप करने से बाकी विद्वानों ने कहा ही है कि जब शुरू होता है ग्रहण तब मंत्रों का, अच्छा अगर मंत्र नहीं भी कर सकते, केवल आप मनस जाप करें, नाम जाप करें, तो आपको बहुत, जैसे ओम नमः शिवाय ही करें, कंटिन्यूसली करें, क्योंकि नया मंत्र ग्रहण करना या मंत्र की सिद्धि करना ये एक अलग प्रक्रिया है जो सिद्ध लोग कर सकते हैं। जो सामान्य जनमास है उनके लिए तो नाम जाप ही काफी है। अच्छा, मैं अब तो जनरल चीजें तो पूरे ऑडियंस को मालूम ही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है बहुत स्पेसिफिकली, और कहाँ होने वाला है वो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। ये देखिए, इफेक्ट तो ठीक है, 4 महीने, किसी ने कहा 180 दिन तक रहेगा, 4 108 महीने दिन, तक जी। तो ये रहेगा टोटल एक्लिप्स जो है, लेकिन इसका इफेक्ट जिस राशि में हो रहा है और ऑपोजिट राशि जो हो रही है उन कंट्रीज और सिटीज पे होगा। तो ये कौन से कंट्रीज हैं? सताभिषा और पूर्व भद्रपदा के जो प्लेसेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्टर्न पोर्शन, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, आगरा, लखनऊ, नेपाल का ईस्ट और तिब्बत, और कुंभ राशि के लिए अफगानिस्तान, मेक्सिको, ग्रीस, ऑक्सफोर्ड, ब्रसेल्स, बल्गेरिया, अल्बेनिया, इंडिया के पार्ट्स, मुंबई, कोस्टल बंगाल, वेस्टर्न उड़ीसा, रशिया और डेनमार्क, और लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए फ्रांस के कुछ पार्ट्स, इटली, चार्डिया, शिकागो, इंडिया के अंदर अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान। तो ये जो एरियाज हैं और जो लोग संबंधित हैं, क्योंकि चंद्र भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, रोम का पार्ट, और जो ज्वेलर्स हैं उन उस प्रोफेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, जानवर हैं, इनके ऊपर असर होगा।
और क्योंकि वो असर सूर्य कैसा इन्वॉल्व देखते है हैं आप? वो सकारात्मक, नकारात्मक, शुभ या नहीं अशुभ? नकारात्मक 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 पॉजिटिव असर। तो नहीं है। मैं क्योंकि ठीक नंबर है। 7 के ऊपर जो ये हो रहा है, पूर्व भाद्रपदा 25वां नक्षत्र भी है, जी। और जो टोटल है सिटीज के जिनका टोटल 25 आ रहा है या 7 आ रहा है, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है। और ये जो नक्षत्र है शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा जो है, ये अगले 3 महीने के लिए ठीक हमें है। किसी भी शुभ कार्य के लिए, ट्रैवल के लिए और कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट के लिए या हाउस वार्मिंग अगर कोई करना चाह रहा है तो इसमें नहीं करना चाहिए। मंगल की दशा तो 9/9 से शुरू हो ही रही है, ठीक 9 है। सितंबर से। ठीक तो है सर। दान क्या करना है, देखो मुझे भी 2 मिनट दे जी दीजिए, जी, सब बिल्कुल लोगों ने तो बिल्कुल बात सर। की है। तो रक्त चंदन, लाल फूल, गोल्डन कॉपर कलर की चीज और राहु का भी दान जो है और केतु का दान, सप्त धान का जो है दान किया जा सकता है। कल सुबह किया जा सकता है। फुटवेयर दिया जा सकता है, थोड़ा लोहा, गोमेद, कस्तूरी, और कुछ लोग बकरा भी कहते हैं केतु के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है, जिसको हम दान देंगे उसका बलि कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं कि जो कुत्तों के साथ क्रूएल्टी हुई है, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रबल किया कुत्तों को, कुत्ता केतु को इंडिकेट करता है। और सिंह और कुंभ का जी। एक्सेस जब इफेक्ट होता है, रूलर्स विश्व भर के जो हैं, जैसे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, मलेशिया में भी हुआ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर आफत लगी हुई है, यूएसए कभी भी अटैक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर सिंह राशि जो उनका लगन है, मंगल बैठे हैं सर वहां अब पे आप हो रहा चर्चा है। में डोनाल्ड तो ट्रंप खींच अमेरिका ही जो लाए है हैं, इसके अंदर तो युद्ध आप में कह रहे हैं ये इन्वॉल्व मन की होने वाला चंचलता है। और मन की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके मन की वजह से ही हम माने 50% टैरिफ लगा। क्या संभावनाएं दिखती हैं फिर? क्या ये नहीं, वापस ले टैरिफ, लेंगे, मन अपना बदलेंगे अभी बुध या जो अपना जो है इस्तीफा ना, दे देंगे? नहीं नहीं, उनका जो है बुध जो है 5 नंबर, फेट प्रणय नंबर जी है। बार बार और मुस्कुरा रहे हैं, सर मैं आ रही हूँ आपके पास जी। बुध जो है अस्त है काफी समय तक, 2 महीने के लिए। और इसीलिए बुध ऐसा प्लेनेट है कि वो जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब आज वो बोलेंगे मोदी जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है और 50% टैरिफ लगा देंगे। कभी बोलेंगे चाइना उनके बेस्ट फ्रेंड है। उनको किसी ने भी बिलीव नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली रीड कर रहे हैं। देखो आपने देखा कि किसी भी नेता को जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए थे, कैपिटल हिल के ऊपर उन्होंने इतने सारे लोग, कोई भी वो इम्प्रिजन हो सकते थे, लेकिन उसी दौरान उनके ऊपर गोली चली, कान की उधर से गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितना भी आर्मी जनरल ही क्यों ना हो, उस समय डर जाता, लेकिन वो उसी समय खड़े हो गए। तो मंगल जब लगन में होता है किसी के, वो वॉरियर होता है। और ये युद्ध की तरह उन्होंने वॉर मिनिस्ट्री को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में जो है रीनेम किया। तो उनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है। अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध में इन्वॉल्व होने वाला है। उसका जो डॉलर मतलब आप का ये कह जो रहे हैं बहुत बड़े युद्ध वर्चस्व में है, इन्वॉल्व होने नहीं, जा रहा है डायरेक्ट तौर पर सुनिए तो, अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, डॉलर की जो डोमिनेंस है, जिसको और इकोनॉमी को वो जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि न्यू एक्सिस बन जाएंगे, डॉलर टूटेगा। ठीक। और इससे जो है ऑल्टरनेटिव जो फ्रंट बनेगा, अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ठीक है सर। डेमोन्स्ट्रेशंस डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होंगे। ये हमने इनिशियल ऑफ द ईयर के अंदर ही प्रेडिक्ट किया था। प्रवीण मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आप इस सब पूरे चंद्र ग्रहण को कैसे देखते हैं, जरा ये समझाइए। और आम लोगों के लिए क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका उनको ख्याल रखना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब ये समय लगभग थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए क्या ऐसी एहतियाती चीजें हैं जो करनी है नहीं करनी है, वो समझा दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, जैसा आपका सवाल है उसी तरह के मैसेज आ रहे हैं। देखिए, ये चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण ऐसे टाइम पर हो रहा है जिस टाइम पर हम भारत में प्रलय का अनुभव कर रहे हैं। जहां पंजाब में कभी मैंने तो नहीं सुना था कि इतनी तबाही हो जाए, इतने सारे जो है लोग परेशान हो जाएं बाढ़ की वजह से। तो जो प्राकृतिक वातावरण है इस समय हमारे देश में, जो है बाढ़ की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं। और मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं कि जैसे घर में अगर आपके कोई लकड़ी का सामान है और उसमें अगर अच्छे से पेंट नहीं लगा तो उसमें फफूंद लग जाएगी। तो ये क्या है कि सूर्य की किरणें उतनी अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा में ये ग्रहण लग रहा है, तो जो ये पूरी प्रकृति है, मनुष्य इसी प्रकृति का हिस्सा है। तो ग्रहण हो, सूर्य की किरणें हो,
चंद्रमा की किरणें हो, वातावरण हो, हम सब पर असर डालता है। तो ये ग्रहण निश्चित रूप से सभी पर असर डालने वाला है, और क्योंकि इसकी लंबी अवधि है तो इस दौरान लोगों के मन में सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छा तरीका ये है कि इस दौरान अगर आप जग रहे हैं, अगर आप सो गए तब तो कोई बात ही नहीं, आप भोजन करके सो जाइए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है। लेकिन यदि आप जाग रहे हैं और आप जैसे ग्रहण के समय में आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंत्र का जाप करें। अब सवाल उठता है कौन से मंत्र का जाप करें? तो अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप सनातन धर्म को मानते हैं, गुरु परंपरा का पालन करते हैं, तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र नहीं ले रखा, कोई बात नहीं, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हम आपको मंत्र बता देते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर तुलसी की माला है तो उसका प्रयोग करके जाप कर लीजिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके साथ ही जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं वो लोग भजन कर सकते हैं। आप जो है भजन में इंटरेस्ट है, भजन करिए। जैसे अभी हम देख रहे थे विजुअल जो हरिद्वार से दिखाई दे रहे थे, उसमें लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं, भजन कर लीजिए। कोई आप नाम जाप कर लीजिए। तो इस समय को आप जितना अच्छे तरीके से बिताएंगे उतना अच्छा, ये नेगेटिविटी पूरा से समय दूर यानी जो रहेंगे। ग्रहण का पूरा समय है पंडित जी, जी करीब 1:30 बजे तक का, जी। तब तक ये पूजा अर्चना करते रहना है। अगर कोई सो गया तो सो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं अर्पिता जी, कि ग्रहण काल में जो है भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और इसके बाद स्नान करते हैं, तो वो लोग जागते स्नान हैं। के लिए तो कहते हैं ग्रहण से पहले भी कीजिए और ग्रहण के बाद तो कीजिए ही हाँ कीजिए। हाँ हाँ, तो ये जो- दोनों दो बार स्नान करना जरूरी है। जी, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। जैसे जो हमारे सनातन धर्म में रूल बनाए गए हैं वो A to Z सभी को नहीं फॉलो करना है। जो लोग इसको ज्यादा मानते हैं, जैसे मान लीजिए पंडित जी हैं, ज्यादा मानते हैं, कर्मकांड करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा माने। लेकिन जो आम जनमानस है, जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस से थके हुए आए हैं, तो अगर आप जाग रहे हैं तो जितनी देर तक आप जाग रहे हैं उतनी देर तक आप किसी मंत्र का जाप कर लें, फिर आप सो जाइएगा। सुबह उठेंगे तो फिर आप स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, उसके बाद आपके घर के पास जो देवालय हो वहां जाकर के शिव जी की पूजा कर लीजिए। तो इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।